गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 13 जीएसटी रिवीजन। लास्ट लेक्चर में आपने मेरे पास टाइम ऑफ सप्लाई ये चैप्टर कंप्लीट किया था। आई होप सभी बच्चों ने आईसीआई स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस एंड बैक क्वेश्चंस कर लिए होंगे। जिन बच्चों ने नहीं करे वो प्लीज कर लें। आईसीआई के सवाल जरूर कर लो, उससे ही आपका ना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा कि आईसीआई किस तरह की चीजें पूछ रहा है, आपको पता लग जाएगा। अब हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैसे तो ये चैप्टर भी हमारे स्टडी मटेरियल में एक चैप्टर में दे रखा है, टाइम और वैल्यू दोनों इकट्ठे दे रखे हैं, हमने अलग से चैप्टर बनाया हुआ है समझने के लिए। सेक्शन नंबर 12 हमारा टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का था, 13 था टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज का, 14 सेक्शन हमारे सिलेबस में है नहीं। उसके बाद सीधा कौन सा सेक्शन आता है? 15। ध्यान रखिएगा, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विसेज के लिए अलग अलग होता था, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई दोनों के लिए कॉमन है। यानी चाहे गुड्स की बात करो, चाहे सर्विसेज की बात करो, या दोनों की बात करो, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, पूरे एक्ट में ऐसी लैंग्वेज ही चल रही है। यस और नो? अब वैल्यू ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हो इसे आप इसे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई भी बोल सकते हो। जब मैं इसे टैक्सेबल सप्लाई बोलता हूं तो इससे पता लगता है टैक्स एबल, यानी इस पे टैक्स लगना है अभी, यानी ये वो वैल्यू है जिस पे अभी टैक्स चार्ज नहीं हुआ, अभी इस पे टैक्स चार्ज होना है, इसी वैल्यू पे टैक्स चार्ज होना है रादर। स्टार्टिंग से आपको पता होगा जो जीएसटी है वो इनकम टैक्स की तरह नहीं है कि जो आपकी इनकम हो रही है नेट उस पे टैक्स दे दो। जीएसटी एक एडवॉलरम टैक्स है। एडवॉलरम का मतलब होता है ऑन वैल्यू। तो वैल्यू कैसे कंप्यूट होगी वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि डिपार्टमेंट कोशिश करेगा वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो ताकि टैक्स ज्यादा मिले, जबकि टैक्स पेयर क्या कोशिश करेगा? वैल्यू को सप्रेस करेगा, वैल्यू कम शो करेगा जिससे कि टैक्स कम पे हो। एक चीज तो वैसे आप मुझसे और सीख चुके हो कि कंसीडरेशन होगी तो ही सप्लाई बनती है, कंसीडरेशन से ही तो वैल्यू निकल के आएगी। और एक चीज आप और सीख चुके हो, अगर कंसीडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है, पर उसकी कुछ एक्सेप्शंस थी। शेड्यूल 1 वहां भी आपको पता है जहां कंसीडरेशन नहीं होती वहां भी वैल्यूएशन होती है, क्योंकि जीएसटी तो पे करना है उस पर भी, पर वो वैल्यूएशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। यानी हम वो वाली वैल्यू सीखेंगे निकालनी जहां कंसीडरेशन है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सेक्शन नंबर 15 के 3 सबसेक्शंस हैं। सबसेक्शन 1 जो बिल्कुल छोटा सा है, 3.5 लाइंस का, सबसेक्शन 2 जिसके कुछ क्लॉजेज हैं, और सबसेक्शन 3, सॉरी मैं 2 सबसेक्शन वो बोल गया जो ज्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं, ये बोले नहीं मैंने, ये हमारे सिलेबस में है नहीं ज्यादा, बट हमने मेनली ये 3 सबसेक्शन समझने हैं, 1 2 3। 4 और 5 को इतने ज्यादा हमारे लिए खास नहीं है, ठीक है, बट ज्यादा हमने किस पे ध्यान देना है? 1 2 और 3। एक्ट सबसे पहले क्या बोलता है? साफ सुथरी सिचुएशन लेता है। साफ सुथरी मतलब जहां 2 पार्टीज हैं, एक सप्लायर एक रेसिपिएंट, आपस में रिलेटेड नहीं है। जैसे एग्जांपल, आप हमारे स्टूडेंट्स हो, नो डाउट एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, बट वी आर नॉट रिलेटेड पर्संस एज पर द एक्ट। तो सप्लायर और रेसिपिएंट क्या हो गए? अनरिलेटेड। और हम जो आपको सर्विस दे रहे हैं उसमें हमारी कंसीडरेशन क्या है? प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। यानी हम जितने पैसे आपसे चार्ज कर रहे हैं इस सर्विस के, सिर्फ वही तो हमारी कंसीडरेशन है। अगर तो हम आपसे पैसे भी चार्ज कर रहे होते और अगर हम आपसे कोई काम भी निकलवा रहे होते, हर बच्चे को रोज काम दे देते, जा बेटा +1 के टेस्ट चेक कर दे, जा ये कर दे, हमारा कोई काम दे देते आपको, तो फिर वहां प्राइस सोल कंसीडरेशन ना होती, क्योंकि वहां मैंने सर्विस देने के बदले कुछ और काम भी, कुछ सर्विस भी ले ली। जहां पार्टीज अनरिलेटेड है और सोल कंसीडरेशन है प्राइस, वहां जितना सप्लायर रेसिपिएंट से चार्ज कर रहा है उस वैल्यू को बोला जाता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी जितने पे ट्रांजैक्शन हुई। हमारे वाले केस में फास्ट ट्रैक बैच की अगर फीस 2500 है या 5000 है, जो भी हमने फास्ट ट्रैक बैच की फीस ली, दैट फी विल बी ट्रीटेड एज द ट्रांजैक्शन वैल्यू,
क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या लिखता है, सुनना ध्यान से आगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आ गया डिफाइन ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसका आंसर भी यही है। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मीनिंग पढ़ते हैं, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई of goods or services or both, where the supplier and recipient are not related and price is the sole consideration for the supply। मतलब जहां ये दो कंडीशंस पूरी हो जाएं, नंबर 1 price is the sole consideration, number 2 supplier and recipient are not related, in that case actual price paid or payable is the transaction value, that transaction value will be treated as value of supply। उसी पे क्या लग जाएगा, जीएसटी। हालांकि हमारे वाली अमाउंट तो इंक्लूडिंग जीएसटी थी, बट वो रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो आप। क्या आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू का मीनिंग याद हुआ, हाँ कि ना? तो इसका डिफाइन का क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन ट्रांजैक्शन वैल्यू। सबको क्लियर है? अब एक बात और बताता हूं सर, तब क्या होगा अगर सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में रिलेटेड हो जाते हैं? ध्यान दें मैडम, अगर सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में रिलेटेड हो जाते हैं, वहां पे क्या होगा वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है, लॉ को ये लगता है जहां दोनों पार्टीज रिलेटेड है ना, वहां हो सकता है प्राइजेस को सप्रेस किया जाए। आप पूरी तरह ना दिखाओ प्राइस कितना लिया कितना नहीं लिया, आपस में सेटलमेंट कर लो और जीएसटी बचा लो। और यही कारण है, मैंने आपको कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि रिलेटेड पर्संस की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 15 नहीं दे रखी है। आप देखेंगे ना, अगले पेज पे जाएंगे जब एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको यहाँ पे, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, पूरे एक्ट में जहां भी रिलेटेड पर्संस वर्ड आ रहा है वहां ये मीनिंग चलेगा। तो इसको भी हो सके तो एक बार पढ़ लेना। पर्संस आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ अनदर बिजनेस, दे आर पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स और ओन्स 25% और मोर। ये एक बार देख लेना वो मोटा मोटा क्या क्या है इसमें। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में से हो सकता है कोई एमसीक्यू वगैरह पूछ लें। तो यहाँ पे परसेंटेज कितनी रखी हुई है कंट्रोल की, 25%। नॉर्मली हमारे माइंड में 50% आता है, पर यहाँ रिलेटेड पर्सन बनाने के लिए ना 20% है ना 50% है, कितना है, 25। नॉर्मली आप 20 देखते हो एसोसिएट्स में और 50 देखते हो सब्सिडरीज में, लेकिन यहाँ कितना है, 25। तो एक बार इसको रीड कर लेना। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ जी सबसेक्शन 2 पे। अब लॉ को ये लगा, भले ही साफ सुथरा केस है, पार्टीज रिलेटेड नहीं है मानता हूं, कहता प्राइस सोल कंसिडरेशन है मानता हूं, लेकिन कुछ शातिर लोग क्या करेंगे, कहता अपनी प्राइस को ना स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कैसे कर देंगे? कहेंगे सर जो मैंने गुड्स बेचा ना, वो गुड्स की वैल्यू तो सिर्फ 100 रुपए है, मैंने उसके ऊपर ये चार्जेस लिए, इंस्टॉलेशन चार्जेस लिए, वो लिया, ऐसा लिया, अलग अलग चार्जेस बना के कंसिडरेशन ले लेंगे। तो लॉ को लगा कि कहीं आप ट्रांजैक्शन वैल्यू के टुकड़े करके आप अपनी कहीं ट्रांजैक्शन वैल्यू को कम ना कर लो, तो कुछ चीजें ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का ही कुछ चीजों को पार्ट बना दिया। यानी अब मैं 15(2) में जो पढ़ाऊंगा ए बी सी डी करके, ये सारी चीजें वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट है। आपको मैं सबसे पहले पढ़ाता हूं पॉइंट नंबर डी, पढ़ के देखो 15(2)(d), इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। देखा आपको डी पॉइंट? अभी कल ही हमने इसके बारे में, इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालना भी सीखा था, परसों कल परसों, जिसमें हमने ये सीखा था कि जिस टाइम पे पेमेंट होगी इस चीज की, उसी टाइम इसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलता है कि इसे वैल्यू का पार्ट बनाओ, और टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि इसका टाइम कब निकलेगा सप्लाई का, जब ये मिल जाएगा। और 15(2)(e) पढ़ना, subsidies directly linked to the price excluding subsidies provided by the central or state government। अगर आपको याद हो ना, जब हमने कंसिडरेशन का मीनिंग पढ़ा था, वहां भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि सीजी या एसजी से अगर हमें सब्सिडी मिलती है वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगी। और सब्सिडी कौन सी, लिंक्ड टू प्राइस। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था एक सब्सिडी तो वो होती है कि गवर्नमेंट सीधा कहती है ये लो जी 10 लाख रुपए पकड़ लो, ये वो नहीं है।
ये वो सब्सिडी है जो लिंक टू प्राइस है, जहां सरकार ये बोलेगी कि आप हमसे सब्सिडी ले लो लेकिन अपना प्राइस कम कर लो अपने सामान का, यानी जो चीज आपकी 10 रुपए की पड़ती है आप उसे बेच 8 रुपए में दो, 3 रुपए मुझसे ले लो। तो यहां हमारा कॉमन सेंस क्या बोलेगा, सप्लायर की जेब में कितना आया, 8 रुपीज सेल करके और 3 रुपीज सब्सिडी। अगर तो ये सब्सिडी जो लिंक टू प्राइस है, अगर तो ये सब्सिडी मिल रही हुई सीजी या एसजी से, फिर तो ये वैल्यू का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इस तरह का कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सीजी या एसजी नहीं है, अगर वो किसी सप्लायर को पेमेंट कर रही हुई सब्सिडी के रूप में कि आप अपनी प्राइस कम करो मुझसे सब्सिडी ले लो, ऐसी सब्सिडी के ऊपर क्या जीएसटी चार्ज हो जाएगा? यस। ये पॉइंट नंबर ई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? कोई डाउट तो नहीं भाई? यस नो बोल दो यार। ओके, अब आइए ए पॉइंट पे, 15(2)A कहता कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस, कोई भी फी, कोई भी चार्ज जो किसमें लग रहा है, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। खतरनाक पॉइंट है। कहता अगर सप्लायर जी आप रेसिपिएंट से वैल्यू जो चार्ज कर रहे हो, ट्रांजैक्शन वैल्यू, उस पर तो जीएसटी लगेगा ही, उसके अलावा अगर किसी भी तरह का कोई टैक्स, जैसे आपको एग्जांपल दूं अगर मैं, जो हमारा एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, जैसे जो टिकट होती है ना, टिकट एयरवे की, अब उसमें मान लो टिकट की वैल्यू मान लो 10,000 है, लेकिन उसमें एक उन्होंने सरचार्ज लगा दिया या टैक्स लगा दिया, एटीएफ सरचार्ज, कोई एटीएफ पे सरचार्ज लग रहा है या एटीएफ पे कोई चार्जेस लग रहे हैं अंडर लॉ, वो भी आपसे चार्ज कर लिए। एटीएफ पे तो जीएसटी नहीं लगता, मैं मानता हूं, लेकिन जो एटीएफ सरचार्ज है या एटीएफ के ऊपर कोई भी टैक्स अगर लग रहा है, वो भी अगर आप रेसिपिएंट से चार्ज कर रहे हो, इवन दैट विल बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू अंडर दिस एक्ट। और तो और अगर कोई ऐसी चीज का भी चार्ज है, मतलब ये मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अंडर एनी लॉ है, लॉ में कोई भी चार्जेस आप ले रहे हो रेसिपिएंट से, उसके ऊपर भी क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। बस एक्सेप्शन क्या है, जो आप इस एक्ट में टैक्सेस चार्ज कर रहे हो उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे दोबारा। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, अगर 100 रुपीज की वैल्यू होती है और उसके ऊपर 9 रुपीज का सीजीएसटी है, तो जब आप एसजीएसटी निकालते हो तो 109 पे नहीं निकालते हो, 100 पे निकालते हो, क्योंकि ये एक्ट यहां पे हमारे क्या लिखा हुआ है वैल्यूएशन के चैप्टर में कि इस एक्ट के अलावा और जितने भी टैक्सेस हैं, चार्जेस हैं, फी है, सेस है, कुछ भी है, सबके ऊपर क्या लग जाएगा? जीएसटी। बताओ, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई, उस पे जो लैंडलॉर्ड है वो 1 लाख रुपीस पर मंथ तो मान लो रेंट चार्ज करता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर रेजिडेंशियल होती हो तो एग्जम्प्टी हो जाती है, पर कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट क्या है? टैक्सेबल। 1 लाख रुपीस पर मंथ वो क्या चार्ज कर रहा है? रेंट। साथ में वो चार्ज कर रहा है 2000 रुपीज पर मंथ म्युनिसिपल टैक्स। अब म्युनिसिपल टैक्स क्या जीएसटी एक्ट में लग रहा है? नो, ये तो लोकल लेवी है। क्या 1 लाख पे जीएसटी चार्ज होगा या 1,02,000 पे जीएसटी चार्ज होगा? 1,02,000। ये पॉइंट नंबर ए है। घर जाके इसकी लैंग्वेज पक्का पढ़ना, हो जाएगा कि नहीं होएगा। और छोड़ो, एक्साइज ड्यूटी लग रहा है अगर किसी पे, वैट लग रहा है अगर किसी पे, अगर उन्हीं चीजों पे कल को जीएसटी भी लग गया, या कल को क्या अभी अगर कोई ऐसा केस बन गया, जैसे अभी मैंने बोला म्युनिसिपल टैक्स भी लग रहा है और उसके ऊपर आगे जीएसटी भी लगना है, तो उस टैक्सेस को शामिल करके क्या चार्ज किया जाएगा? जीएसटी। एक तरह से अगर आप कहो तो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस है ये, क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा। वही है कास्केडिंग। कास्केडिंग बोलते हैं उसे, डबल टैक्सेशन तो उसे बोल देते हैं कि एक वैल्यू पे 2 बार टैक्स लग गया। ये ज्यादातर कास्केडिंग, टैक्स ऑन टैक्स, यानी एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स एक और लग गया। यस और नो? 15(2)B और 15(2)C, इन दोनों की लैंग्वेज में ना थोड़ी सी ओवरलैपिंग से हो जाती है कई बार। ये दोनों आज घर पे जाके जरूर पढ़ना मेरे करवाने के बाद, इसके काफी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने।
पहले 15 टू बी पढ़ाता हूं। एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both। मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो सीए इंटर बोथ ग्रुप्स की हमारी फीस फेस टू फेस क्लासेस की सपोज 80,000 है, फेस टू फेस क्लासेस, ठीक है जी। मान लीजिए बोथ ग्रुप्स की 80,000 रुपीज फीस है, सपोज ये विदाउट जीएसटी है। प्राइस सोल कंसिडरेशन होता है हमारे केस में, सप्लायर एंड रेसिपिएंट्स आर नॉट रिलेटेड। इसका मतलब यही क्या बन जाएगी, यही बन जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 की, और इसके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, जीएसटी 99%, मैंने 18 लिख दिया। अब 80,000 का 18% कितना हो गया, कितना, 14,400। तो आप देखिए हमारी सर्विस कितनी ज्यादा हाई कॉस्ट पे चली जाएगी फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि 18% तो उसमें जीएसटी का कंपोनेंट ही आ गया। और ऐसा ही होता है, हम जो आपसे फीस चार्ज करते हैं उसमें 18% जीएसटी का कंपोनेंट होता है, विच इज अ वेरी हैवी अमाउंट। अब हम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है, हम इतना मतलब चलो ये तो जो है इतना बच्चे को और पड़ रहा है। अब बच्चा भी नहीं चाहता इतना जीएसटी पे करना, वो कहता है यार किसी तरह इसको कम करो। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो अब कम करने का तरीका क्या निकाला, हमने स्टूडेंट को बोला आप एक काम करो, हमें आप पे कर दो 50,000, हमें आप पे कर दो 60,000 सपोज। वैसे मैं थोड़ा इलॉजिकल सा एग्जांपल ले रहा हूं, बट जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हमें 60,000 पे कर दो, आपको जितने भी बुक्स चाहिए हमारे नोट्स हैं, क्योंकि ये 80,000 में हम आपको नोट्स टेस्ट सब देते हैं। हम कहते हैं यार 60,000 आप हमें दे दो, 20,000 की पेमेंट ना आप कर दो हमारे सप्लायर को जो हमें बुक सप्लाई करता है, भी हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे, आप उसको पेमेंट करो और अपनी बुक्स ले लो। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो, यानी स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा हूं कि सप्लायर सारे पैसे ना लेके कई जगहों पे रेसिपिएंट को बोल देगा कि जहां पे सप्लायर लायबल टू पे है, जहां सप्लायर लायबल टू पे है, बताओ ये बुक्स के पैसे वैसे किसकी लायबिलिटी थी पे करनी, सप्लायर की। हम पे करते ना और आपको बुक्स लेके देते, लेकिन हमने क्या थोड़ा सा वहां पे कलर किया कि तुम हमें सिर्फ कोचिंग फी दे दो और बुक्स आप लोग देखो। अगर तो बुक्स आप मार्केट से ले रहे होते, मार्केट वाली, फिर तो बात अलग होती, फिर तो वहां हम लायबल ना होते, लेकिन जो नोट्स हमने देने हैं वो तो वहां लायबिलिटी हमारी है ना। सिमिलरली आप सोचो, ये तो मतलब अब यहां पे क्या करने की कोशिश कर रहा है सप्लायर, कुछ पैसा खुद ना लेके थर्ड पार्टी को पेमेंट कर, और क्या तो वो थर्ड पार्टी जो वो छोटा सप्लायर हो वो जीएसटी चार्ज ही ना करे, आपका जीएसटी उस 20,000 पे बच जाएगा। सिमिलरली सोचो केटरर, आपने एक फंक्शन करना है, एक केटरर अपॉइंट किया। अब केटरर क्या करता है, आपसे पर प्लेट चार्ज करता है, वो बोलता है जी मैं 1500 रुपीज पर प्लेट चार्ज करूंगा, उसी में मैं ये सारी स्टॉल्स लगवा दूंगा स्नैक्स की, और खाने का भी सारा पंडाल सेट करवा दूंगा, सब कुछ हो जाएगा और पर प्लेट लूंगा मैं आपसे। अब ये बताओ जब केटरर कोई बंदा अपॉइंट करता है तो जितने भी वो स्नैक्स वाले हैं उनको पेमेंट करने की लायबिलिटी किसकी है, वो केटरर की। केटरर तो पर प्लेट चार्ज कर रहा है ना, लेकिन बाद में केटरर क्या करता है, सपोज सीधा पार्टी रेसिपिएंट को बोलता है यार टिक्की वाले की पेमेंट आप कर दो यार। वो हालांकि कुछ स्टॉल्स एक्सक्लूडिंग होती हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा एग्जांपल बना रहा हूं कि केटरर बाद में सभी को कह रहा है कि सभी को पेमेंट आप कर दो मेरी, और मेरे को पर प्लेट कम दे दो। तो ये तो या तो फिर शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करते, एक बार जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ये करा कि मैं आपको पर प्लेट चार्ज करूंगा और सारी सर्विस दूंगा, और बाद में अगर आप ये कहते हो रेसिपिएंट को कि ये पेमेंट तू कर दे, ये पेमेंट तू कर दे, तो लॉ क्या बोलता है ना, जहां भी सप्लायर लायबल टू पे था उसकी पेमेंट अगर रेसिपिएंट ने कर भी दी, इवन दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी इस केस में जो 60 वाला एग्जांपल मैंने लिया, हमारे लिए आपने हमें कितना दिया 60, थर्ड पार्टी को कितना दिया 20, फिर भी हमारे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या ट्रीट होगी 80। ये लॉ कहना चाह रहे हैं। यहां आपको ना देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्योंकि
कॉन्ट्रैक्ट से समझ में आएगा हु वाज लायबल टू पे, किससे समझ में आएगा? कॉन्ट्रैक्ट से। अब मान लो अगर केटरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही ये हुआ होता कि तूने सिर्फ हमें खाने का सेटअप देना है, ये टिक्की आलू चाट सब हम अपने आप कर लेंगे, तो वहां तो फिर रेसिपिएंट ही लायबल टू पे था ना सीधा। फिर तो टिक्की वाला, चाट वाला, आइसक्रीम वाला, फ्रूट वाला, जो भी स्टॉल्स लग रही हैं वो सारी स्टॉल्स अपना अपना जीएसटी चार्ज कर लेंगे अगर वो बड़े सप्लायर होंगे। अगर छोटे सप्लायर होंगे तो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। और केटरिंग वाला सिर्फ किस पे जीएसटी चार्ज करेगा? फिर डिनर पे, खाने पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लॉ कहता है वेयर द सप्लायर वाज लायबल टू पे। ये बात कैसे पता लगेगी कि सप्लायर लायबल टू पे था या रेसिपिएंट लायबल टू पे था? यू नीड टू सी द कॉन्ट्रैक्ट कि आपस में पार्टीज में एग्रीमेंट क्या हुआ था। अब आपको डे वन से क्लियर था कि आप हमारे पास आ रहे हो तो नोट्स हमने देने, यस और नो? तो वो भी तो चीजें होती है ना कुछ जिससे क्लियर हो जाता है कि हु वाज लायबल टू पे। आप एक काम करिए, एक बार इसकी लैंग्वेज दोबारा पढ़ के देखिए, आपको इंटेंट ऑफ लॉ समझ में आ गया होगा कि आखिर लॉ का क्या उद्देश्य रहा होगा ये पॉइंट एंटर करने के लिए। पॉइंट नंबर बी, फटाफट पढ़िए। इसके एग्जाम्पल जरूर करने, क्योंकि जब तक आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे गलतियां होती हैं इसमें। क्योंकि ना बहुत बार पता है क्वेश्चन क्या करता है, कई बार वो क्वेश्चन ऐसे बना देता है कि मैं आपको ये एक वैल्यू दे रहा हूं, इसमें सब कुछ शामिल है, फिर उससे निकालो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, उसमें से फिर कुछ चीजें हटानी होती हैं जो चीजें वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं होती। और कई बार उल्टा क्वेश्चन दे देता है, वो आपको पहले फोकी वैल्यू दे देता है और फिर बोलता है कि इसमें ये चार्जेस लिए, ये चार्जेस लिए, ये चार्जेस लिए, और फिर बोलता है अराइव एट वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई के ना दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक होंगे एडिशन अप्रोच जिसमें फोकी वैल्यू दी होगी, आपको ऐड कर करके सही वैल्यू निकालनी है, और दूसरी डिडक्टिव अप्रोच जिसमें बहुत सारी चीजें ऐड करके दे रखी होंगी लेकिन उसमें से कुछ चीजें हटानी होंगी और फिर जाके कहां आना होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो प्लीज इस चैप्टर की प्रैक्टिस चाहिए अच्छी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और फ्री के नंबर हैं ये दोनों चैप्टर ना, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक बार अगर आपने अच्छे से कर लिए, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर हैं, नंबर फ्री के, अगर प्रैक्टिस की हुई है। प्रैक्टिस के बिना ये दोनों चैप्टर आपको ले डूबेंगे। यस और नो? बी पॉइंट समझ में आ गया? लैंग्वेज समझ में आ गई बी की? घर पे जब आप देखोगे ना, इसका एग्जांपल मेरी बुक में जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि कोई ना इवेंट हो रहा है, कंपनी अपना कोई इवेंट करवा रही है, डीलर्स की मीटिंग करवा रही है अपने किसी होटल में, तो उन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि सारा कुछ तूने संभालना है। तो एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि सब कुछ उसने संभालना है, तो बाद में वहां कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक वाले को तू पेमेंट कर दे, इसको तू पेमेंट कर दे, वो सारी चीजें किसका पार्ट बन जाएंगी? वैल्यू। यस और नो? 15(2) का सी पॉइंट आइए देखते हैं। ये वैसे बेयर एक्ट ना आपके पास, अगर अभी फिलहाल जिनके पास नोट्स नहीं है, जो मेरा मेन चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, उसके एंड में ये बेयर एक्ट दिया हुआ है। ठीक है जी, जो मेन नोट्स हैं मेरे जीएसटी के, उसके एंड में ये बेयर एक्ट रखा हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। 15(2)(c), द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड, ऊपर से चल रही लाइन, incidental expenses including commission, packing charged by the supplier to the recipient of a supply। पहले इतना करते हैं एनालाइज incidental expenses। भाई आप एक चीज दुकानदार से लेने गए, पसंद आ गई, कोई गिफ्ट आइटम थी, पसंद आ गई, कितने की गिफ्ट आइटम है जी? मान लेते हैं 10,000 रुपीज। अब गिफ्ट आइटम है तो आपने कहा यार इसकी सुंदर सी पैकिंग भी कर दो। पैकिंग के उसने ले लिया 100 रुपीज, प्यारी सी पैकिंग कर दी, 100 रुपीज उसने पैकिंग के ले लिए। आप मेरे को ये बताओ, जब जीएसटी चार्ज होगा बिल पे, 10,000 पे चार्ज होगा या 10,100 पे चार्ज होगा? 10,100 इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग। ये कमीशन कहां से आ गई? कमीशन कहां से आ गई? देखो वैसे तो ना कमीशन वाला जो पॉइंट है बी में भी सेटिस्फाई हो जाता है। कैसे?
मान लो आपने किसी सप्लायर को बोला कि मेरे को ये वाला सामान चाहिए, सप्लायर कहता है सर ये मुश्किल है बड़ा अरेंज करना। अब रेसिपिएंट कह रहा है आपके लिए क्या मुश्किल है, आप तो पूरी इंडस्ट्री के बारे में जानते हो, आपके इतने सारे आगे बंदे हैं, किसी को बोल दो ये चीज आप अरेंज करवा दोगे। वो कहता ठीक है आपके लिए स्पेशल करवा रहा हूं। तो 1 लाख का सामान है, कहते बड़ी मुश्किल से अरेंज करवाया है, साथ में एक कमीशन एजेंट ने कमीशन लिया इसके लिए मेरी, मैं वो भी आपसे चार्ज करूंगा। तो कमीशन वगैरह अगर इस तरह से इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के नाम से आप चार्ज कर रहे हो रेसिपिएंट से, तो इससे जीएसटी अब बचा नहीं लोगे कि ये तो मेरे अलग चार्जेस बढ़ गए, इस पे थोड़ी मैं जीएसटी लगाऊंगा। भाई आपने आगे पे कर दिया, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। यानी सप्लायर यहां पे पता क्या दलील देगा जीएसटी बचाने की, कि 1 लाख का सामान है, उस पे 2,000 का कमीशन पे करना पड़ गया। अब देखा जाए सप्लायर क्या बोलेगा, यार ये 2,000 तो मैंने आगे दे दिया। आर यू गेटिंग इट? लॉ इस चीज की माफी नहीं देता। ये कोई इनकम टैक्स थोड़ी ना है कि सिर्फ इनकम पे टैक्स लगेगा। ऐसे तो मैं बोलूं फिर सप्लायर एक बात और क्यों नहीं बोलता, जो 1 लाख का मैंने सामान बेचा उसकी कॉस्टिंग 80,000 थी, फिर तो सिर्फ 20,000 पे जीएसटी लगाओ। यहां प्रॉफिट लॉस ये मैटर नहीं करता, जो आपने चार्ज कर लिया, चाहे प्रॉफिट पे, चाहे लॉस पे, चाहे कॉस्ट टू कॉस्ट, जो आपने रेसिपिएंट से चार्ज कर लिया उस पे क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि वो इंसिडेंटल है। और सोचो सप्लायर ने सॉरी रेसिपिएंट ने सप्लायर को बोला कि मेरे को 1 क्विंटल सामान चाहिए, कोई आप लगा लो कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, या चलो एग्रीकल्चर छोड़ो, कोई भी इस तरह की चीज है जो वे होती है वे। तो अब 1 क्विंटल अगर सामान चाहिए तो वे करके ही होगा। तो सप्लायर बोलता मैं वे करवा देता हूं, लेकिन वो धर्म कांटा पे जाएगी चीज और वहां पे चार्जेस लगेंगे, धर्म कांटा चार्जेस, वो आपको बियर करने पड़ेंगे। मैं चार्ज करूंगा आपसे, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है सेल को पूरा करने के लिए। क्या इसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज हो जाएगा? यस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और सुनो, आप मार्केट से टीवी लेने गए, एलईडी चल रही हैं आजकल, तो एलईडी उन्होंने बोला जी देखो 30,000 रुपीज की एलईडी है, 1,000 रुपीज हमारी इंस्टॉलेशन चार्जेस रहेंगे। अब कई बार तो वो 30,000 के बीच में इंस्टॉलेशन दे देते हैं, तो भी बीच में कवर किए ही होते हैं उन्होंने, फ्री थोड़ी ना होती है कुछ भी, नथिंग इज फ्री। 30,000 रुपीज के ऊपर क्या चार्ज कर लिया उन्होंने, मान लो इंस्टॉलेशन। बताओ, एक ये केस तो उसका भी बन जाएगा अगर आपको याद हो, कॉम्पोजिट सप्लाई, क्योंकि एक तो गुड सेल हो रहा है और साथ में सर्विस भी है। और अगर तो अलग अलग चार्ज हो रहा है देखो, तो 2 अलग अलग सप्लाईज होगी, लेकिन 2 अलग अलग होने के बावजूद भी ना आपको पता है 31,000 पे जीएसटी चार्ज होगा। और यहां भी आप एक तरह से क्या बोल रहे हो कि दिस इज एन इंसिडेंटल एक्सपेंस, दिस इज एन, क्या इस पे जीएसटी चार्ज होगा? यस। मैं एक बार लैंग्वेज पूरी पढ़ता हूं अब। इncidental expenses including commission and packing charged by the supplier to the recipient of a supply and any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of the goods or services or both at the time of or before delivery of goods or supply of services। इसका क्या रेलिवेंस है? एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी। सुनना, जब मैंने अभी ये पैकिंग वाला एग्जांपल लिया था ना, अभी इसमें डिलीवरी थोड़ी हुई थी, डिलीवरी के टाइम पे वो क्या बोल रहा था, पहले पैक कर दो। तो इस तरह के सारे इंसिडेंटल एक्सपेंस जो एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी करे जा रहे हैं, सप्लायर के द्वारा करे जा रहे होंगे, लेकिन वो चार्ज किससे किए जा रहे हैं? रेसिपिएंट से। और क्या इस बेसिस पे आप इन्हें एक्सक्लूड कर सकते हो कि सप्लायर बोले कि मैंने तो इनकर करे इसलिए मैंने चार्ज करे, तो ये तो मैंने आगे दे दिए। आप इस बेसिस पे इसका जीएसटी छोड़ नहीं सकते। ऐसे तो फिर अगर आप ऐसे करने लगे जीएसटी तो इनकम टैक्स बन जाएगा। ऐसे तो अगर हम जो आपसे फीस चार्ज करते हैं, अगर हम उसमें से अपनी कॉस्ट माइनस करने लग जाएं तो हमारी भी कॉस्ट बहुत हाई है, पर नहीं बख्शता जीएसटी, बिकॉज जीएसटी इज नॉट इनकम टैक्स, इट इज अ बिजनेस टैक्स। आप बिजनेस कर रहे हो, टैक्स लगेगा। उन्हें मतलब नहीं है बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ।
यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? और इस हिसाब से मैं सही बताऊं तो जीएसटी भी बड़ा मतलब कि ना बर्डनसम टैक्स है कहीं ना कहीं इस वे में, क्योंकि नॉर्मल कंज्यूमर जहां पे कोई चीजें ले रहे हैं तो जहां हाई रेट्स ऑफ टैक्स हैं उनके लिए तो कॉस्ट है सारी, और इनकी वजह से कंपटीशन एंड ऑल ये भी कहीं ना कहीं अनइक्वल होता है। जो बड़ा सप्लायर है वो तो ये कहेगा यार मेरा कंज्यूमर तो जीएसटी पे करता है, जो छोटे सप्लायर वही सर्विस या गुड्स दे रहे हैं वो तो जीएसटी चार्ज नहीं करते, तो कितना फर्क पड़ जाता है प्राइसिंग का। एक तो वो छोटे सप्लायर उनके खर्चे कम है, एक तो उनके खर्चे कम है, एक तो वो वैसे प्राइस कम चार्ज कर सकते हैं, ऊपर से जीएसटी नहीं चार्ज कर रहे हो। आप मेरे दिल की पीड़ा समझ रहे हो? ट्यूशंस के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो कितना फर्क पड़ जाएगा, एक तो वैसे प्राइस कम, ऊपर से जीएसटी नहीं। तो हमारे पास क्या हथियार होंगे, हमारा क्या यूएसपी होना चाहिए? क्वालिटी और दूसरा स्केल। हमें ये दो चीजें बचा सकती, यही तो फिर कंपटीशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? क्या आपको ये सी पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आज मैं चाहूंगा कि आप ये अकेला अकेला पॉइंट घर पे विद एग्जांपल्स पढ़ देना मेरी मेन बुक में से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक्सप्लेनेशन पढ़ने एक बार, ये सब्सिडी से रिलेटेड है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द अमाउंट ऑफ सब्सिडी शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द सप्लायर हु रिसीव्स द सब्सिडी। जिसको सब्सिडी मिल रही है उसी के लिए क्या मानी जाएगी वो वैल्यू। जैसे मैंने आपको सिंपल बोला कि 10 रुपीज की एक चीज कोई प्राइवेट संस्था बोल रही है कि आप इसे 8 रुपए में बेचो, प्राइवेट, सरकारी नहीं, कोई प्राइवेट एनजीओ है, वो बच्चों का भला चाह रही है, वो कहते हैं काम करो आप ये बनाते हो ना अपना स्टेशनरी के आइटम्स, वैसे तो 10 रुपीज की कॉस्टिंग आपकी, आप इसे 8 रुपीज में दे दो, 3 रुपए मुझसे ले लो। तो बताओ ये 3 रुपए उसी के लिए तो जोड़े जाएंगे जो सप्लायर है उसका, जिसको 8 रुपए आ रहे हैं कस्टमर से और 3 रुपए आ रहे हैं उस एनजीओ से, तो 11 रुपए उसकी वैल्यू होगी। चलें आगे, सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3। अब ऊपर का पॉइंट बात करता था इंक्लूजन्स की, ये बात करता है एक्सक्लूजन्स की। तभी तो मैंने कहा था दो तरह के सवाल आते हैं भी, या तो बहुत सारी चीजें जोड़ रखी होती हैं उनमें से कुछ हटानी होती हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कुछ जोड़नी हो कुछ घटानी हो, मिक्स क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। बस आपको एक्ट क्लियर होना चाहिए भी क्या क्या चीजें वैल्यू का पार्ट बननी चाहिए और क्या क्या चीजें वैल्यू का पार्ट नहीं बननी चाहिए। स्टार्ट करें। अब खतरनाक पॉइंट है जी डिस्काउंट। सुनिए जरा ध्यान से, मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो एक स्टूडेंट आया हमारे पास, कहता जी मैं फाइनेंशियली वीक हूं, आपकी जो फीस 20,000 है शायद वो मैं अफोर्ड ना कर पाऊं, पर मैं पढ़ना चाहता हूं और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लो, मैं पढ़ने में अच्छा भी हूं। हम पूछते हैं यार कितना दे सकता है तू, ये बता 20 के अगेंस्ट कितना देना है, 5 देना है, 6 देना है, 10 देना है, कितना दे सकते हो? हम सीधा पूछते हैं। वो कहते हैं ठीक है सर अगर आप इतना कोऑपरेट करते हो मैं 10,000 तक दे दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। आप मुझे बताओ स्टार्टिंग में ही उससे क्या एग्री हो गया कि 20 के अगेंस्ट ये बच्चा कितनी पे करेगा, 10। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बताओ इस पर्टिकुलर बच्चे की ट्रांजैक्शन पे 10,000 पे जीएसटी चार्ज करोगे या 20 पे? 10 पे। यही लॉ बोलते हैं जो डिस्काउंट आपने बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो आपने उन्हें दे दिया और जिनको ड्यूली आपने रिकॉर्ड कर दिया इनवॉइस में। मैंने ना आपको कल भी बताया था कि हमारा ना सप्लाई जो जीएसटी है ये इनवॉइस से बहुत मतलब की चीजें उठाता है। जब मैंने कहा एक बार बिलिंग होगी आपकी, आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता था, याद करो। आज इन्होंने बोला बिलिंग से हम लोग वैल्यू भी उठाएंगे। अगर बिलिंग में ही आपने डिस्काउंट दे दिया इसका मतलब वो तो आप उससे चार्ज ही नहीं कर रहे, जो चार्ज ही नहीं कर रहे उस पर थोड़ा मैं जीएसटी लगाऊंगा। लेकिन एक बार अगर आपने इनवॉइस 20,000 का बना दिया, उसे ड्यू कर दिया, बाद में अगर बच्चा पे नहीं कर पाता, मुक्ति नहीं है जीएसटी में। फिर कितने पे जीएसटी देना पड़ जाएगा? 20 के पे ही देना पड़ जाएगा। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? फर्स्ट लाइन की लैंग्वेज पढ़ के देखो 15(3)(a। ध्यान रखना जो ये सारा 15(3) चल रहा है ये डील ही किससे कर रहा है? डिस्काउंट।
यानी 15.3 ए भी डिस्काउंट की बात कर रहा है और 15.3 बी भी किसकी बात करेगा, डिस्काउंट। अब आप कहोगे सर फर्स्ट पॉइंट में तो उन्होंने लिख दिया कि जो डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जा रहा है उसे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे उस पर आगे तो लिखा होगा सर आफ्टर द सप्लाई। इसका मतलब सर आप तो गलत बता रहे हो। मतलब ये हुआ कि जब आपने सर्विस दे भी दी, इनवॉइस बन भी गया, उसके बाद भी अगर आपने डिस्काउंट दे दिया वो भी हम छोड़ देंगे। मैंने कहा नहीं, पूरी लैंग्वेज पढ़ो। अब यहां लैंग्वेज ध्यान देने वाली है। कहता जो डिस्काउंट आप दे रहे हो सप्लाई करने के बाद वो मैं तभी एक्सक्लूड करूंगा अगर ये सारी शर्तें पूरी होंगी। इन दोनों के बीच में एंड है, यानी नॉर्मल रूल क्या बनेगा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इज नॉट एक्सक्लूडेबल। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इज नॉट एक्सक्लूडेबल। नॉर्मली जो डिस्काउंट्स आपने बाद में दी वो हम एक्सक्लूड नहीं करते वैल्यू में से, यानी उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है चाहे आपको पैसा नहीं भी मिला। और एक बात और बताऊं, ये जो नहीं मिला ना वैसे भी वो डिस्काउंट नहीं होती, वो बाद में तो फिर बैड डेट्स ही होते हैं। लॉ तो डिस्काउंट की बात करता है, डिस्काउंट तो वो है जब अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो। तो नॉर्मली तो मर्जी से कब छोड़ दोगे, स्टार्टिंग में ही। लेकिन बाद वाली डिस्काउंट भी कहता मैं एक छोड़ दूंगा अगर इस कंडीशंस को आप पूरा करते हो। नंबर 1, सच डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश्ड इन द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट। यानी पहले ही आपने एक एग्रीमेंट कर रखा था, सप्लाई से भी पहले, सप्लाई करने से पहले आपने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में इस डिस्काउंट का जिक्र किया हुआ था। और उसमें भी आपने एक बात लिखी हुई थी कि ये जो डिस्काउंट होंगे ये स्पेसिफिकली लिंक्ड होंगे टू रेलिवेंट इनवॉइसेस। अब समझ नहीं आया पॉइंट क्या है, क्या बोल गया है, मेरी बात ध्यान से सुनना। होता क्या है मार्केट में, जहां B2B सप्लाईज होती हैं, खासकर B2B, जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर सामान तैयार करता है और कई होलसेलर्स को या कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को सामान डिस्ट्रीब्यूट कर अपना देता होगा कि आगे बेचो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर खुद कई बार शोरूम नहीं अपना खोल के सामान बेचता, आगे रिटेलर इंटरमीडियरीज रख लेता है। अब हर इंटरमीडियरी क्या चाहेगा कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा सामान डिस्काउंट पे मिले ताकि मैं आगे अपना मार्जिन अच्छा रख सकूं। मैन्युफैक्चरर क्या चाहेगा, मेरा ज्यादा से ज्यादा माल बिकवाओ। तो ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है मैन्युफैक्चरर कि जो मेरा सामान विद इन दिस पीरियड इतने से ऊपर बेच देगा तो उसके जो मेरे इनवॉइस ऑलरेडी बन चुके होंगे मैं उसके अंदर भी प्राइस में डिस्काउंट दे दूंगा। यानी एक तरह से ना टारगेट बेस्ड डिस्काउंट हो गया कि देखो जी होलसेलर साहब, वैसे तो मेरा ये जो मेरा प्रोडक्ट है 10 रुपीज पर यूनिट है, लेकिन अगर 6 महीने में आप मेरा इतना सामान सेल करवा देते हो, ये 6 महीने में जितनी भी मैंने इनवॉइसिंग करी होगी सारी मैंने 10 रुपीज पर यूनिट से की होगी, लेकिन अगर आपने मेरा टारगेट अचीव करवा दिया मैं सारे इनवॉइसेस का जो रेट है वो 9 रुपीज पर यूनिट कर दूंगा बाद में। और जहां क्वांटिटी बहुत हाई होती है ना वहां 1 रुपया पर यूनिट भी भाई बहुत फर्क डाल देता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये बताओ, ये जो पहले बिलिंग हुई 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से हुई, बताओ जीएसटी वगैरह सारा किसके हिसाब से पे हुआ होगा, 10 रुपीज पर यूनिट सब कुछ उसके हिसाब से हुआ होगा, क्योंकि पहले पता ही नहीं डिस्काउंट देनी है कि नहीं देनी है। इट इज कॉन्टिंजेंट, इट इज कॉन्टिंजेंट, यस और नो। लेकिन आगे जाकर जब वो टारगेट अचीव कर लिया सामने वाले ने तो 10 का क्या हो गया 9, डिस्काउंट आ गई। अब लॉ क्या बोलता है, सिर्फ ये चेक करो क्या ये डिस्काउंट पहले एग्रीमेंट के टाइम पे आपने एग्री करी हुई थी या अब दी है। अगर तो अब दी है ये डिस्काउंट हम नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज ना और भी हो सकती है, सुनना, मान लो डिस्काउंट पहले से एग्री की हुई थी एग्रीमेंट में, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसी कुछ लमसम डिस्काउंट दे दूंगा आपको, अंदाजे से देख लूंगा मौके पे। कई बार ना अनसर्टेनिटी रख लेते हो, मैन्युफैक्चरर भी खोल के नहीं बोलता, क्यों, क्योंकि उसे भी पता होता है सिचुएशन बड़ी अनसर्टन है, पता नहीं, बस वो इतना बोल देता है आप ये टारगेट अचीव करो हम देख लेंगे, हम देख, ऐसा होता है ना बड़ी बार, देख लेंगे यार जो मौके पे होएगा देख लेंगे, मौके पे बात कर लेंगे,
ऐसा सा एग्रीमेंट कर लिया कि डिस्काउंट का क्लॉज कर लेंगे पर देख लेंगे आगे जाके, तो आगे जाके उसने क्या करा, उक्का पुक्का डिस्काउंट दे दिया कि चलो ठीक है यार, मैंने जितनी आपको बिलिंग करी है आप उसमें से 50,000 कम दे देना। ये डिस्काउंट नहीं छोड़ पाएगी। पता है क्यों? क्योंकि लॉ ये भी कहता है स्पेसिफिकली लिंक्ड टू इनवॉइसेस। चेक करो लास्ट लाइन, यानी आपने जब ये डिस्काउंट देना है उसमें इनवॉइस का भी लिंकेज देना है कि मैं किस इनवॉइस में से कितना अमाउंट छोड़ रहा हूं। ये उक्का पुक्का डिस्काउंट नहीं मैं एक्सक्लूड करूंगा लॉ के तहत, कुछ तरीके से चलो। हालांकि हमारे इंडिया में इतना सिस्टम और इतनी एग्रीमेंट्स और इतना कुछ कई बार नहीं हो पाता, लेकिन लॉ कहता है मैं तभी छोड़ूंगा डिस्काउंट अगर सब कुछ सिस्टमैटिक है, वी आर एबल टू ट्रेस। ये जो आप कर रहे हो लालागिरी, लालागिरी होगी ना कि भाई जो ठीक लगे मौके पे देख लांगे, थोड़ा लाला टाइप बिजनेस हो गया, उसको नहीं प्रमोट कर रहे। पढ़ के देखो फर्स्ट पॉइंट, समझ में आ रहा है? और भी इतना ही नहीं है, अब एक काम करते हैं, केस ऐसा लेते हैं जहां ये पहली कंडीशन पूरी प्रॉपर पूरी हो रही है। सुनना, मान लो 10 बिल बने थे 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, और इन 10 बिलों में टोटल 1 लाख क्वांटिटी थी, 1 लाख का ही टारगेट मिला हुआ था, वो पूरा हो गया। और एग्री किया हुआ था कि अगर आपने 1 लाख यूनिट्स मेरे सेल करवा दिए तो 1 लाख यूनिट्स की जितने भी बिल बने हैं उन सब में मैं रेट आपसे क्या चार्ज कर लूंगा, 9 रुपीज पर यूनिट, यानी 1 रुपए का क्या आ गया डिस्काउंट। तो 1 लाख यूनिट्स के मगर अगर 1 रुपए का डिस्काउंट है पर यूनिट तो 1 लाख का डिस्काउंट हो गया, हाँ कि ना, यस और नो। ये 1 लाख रुपया अब लेस हो जाएगा। वैसे अब आप कहोगे सर बैक डेट में जाके कैसे लेस करेंगे, वो ऐसे लेस होगा जो अब करंट पीरियड की वैल्यूज होंगी ना उसमें से लेस करके जीएसटी पे होगा, यानी इस 1 लाख की डिडक्शन तो मिल जाएगी सप्लायर को। डिडक्शन क्यों बोल रहा हूं उसे मैं, क्योंकि पहले तो वो 10 रुपीज पर यूनिट पे जीएसटी दे चुका ना। अब आप कहोगे सर कमाल कर रहे हो, गया तो रेसिपिएंट की जेब से था, वो रेसिपिएंट की जेब से जो गया था वो उसको कैसे वापस मिला बताओ? उसको ऐसे वापस मिलेगा कि उसकी जो अगली बिलिंग्स होंगी उनमें कम हो जाएगा वो। अभी ना मैं सप्लायर और रेसिपिएंट का सेटल करवा रहा हूं। सप्लायर का कैसे सेटल हुआ बोलो? सप्लायर ने जो 1 लाख पे जीएसटी दे रखा था वो जीएसटी वो आगे से कम कर लेगा जब आगे जीएसटी पे करना है उसने। और रेसिपिएंट की एडजस्टमेंट कैसे हो रही है, जो 1 लाख उसने ज्यादा दे रखा था वो आगे की वैल्यूज में से एडजस्ट हो जाएगा। इतना तो क्लियर है? इस सारे झमेले में गवर्नमेंट कहता हमें तो चूना लगा दिया आपने। गवर्नमेंट कहती हमें कैसे चूना लगा दिया, जब आपने 10 रुपीज के हिसाब से बिलिंग की थी उस टाइम आईटीसी आपने 10 रुपीज के हिसाब से बुक किया हुआ है रेसिपिएंट जी इनवॉइस के बेस पे। अब सप्लायर जी तो वो जीएसटी हमसे वापस ले गए आगे का जीएसटी कम करवा के, लेकिन आपने तो अपनी बुक्स में आईटीसी 10 रुपीज के हिसाब से बुक कर रखा है। तो दूसरी शर्त लॉ क्या लगाता है कि इस डिस्काउंट को मैं तभी कम करूंगा अगर रेसिपिएंट ने इस डिस्काउंट पे लगा हुआ आईटीसी, डिस्काउंट की अमाउंट पे जितना आईटीसी है, क्योंकि 1 लाख कम हुआ है ना तो 1 लाख का टैक्स रिवर्स होना चाहिए, हाँ कि ना। ये दूसरी कंडीशन। बताओ ये कौन रिवर्स करेगा? रेसिपिएंट, क्योंकि रेसिपिएंट ने जो आईटीसी बुक किया हुआ है वो ओरिजिनल अमाउंट पे बुक किया हुआ है, जबकि अब आप गवर्नमेंट को क्या बोल रहे हो, डिस्काउंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पढ़ के देखो सेकंड पॉइंट। लैंग्वेज समझ आ रही है? सबसेक्शन 4 तो बस ये बोलता है जहां सबसेक्शन 1 लगा के आप नहीं वैल्यू निकाल पा रहे वहां हमारे रूल्स के पास चले जाना। कहां चले जाना? रूल्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, दीज रूल्स आर नॉट इन योर सिलेबस। बताओ कहां नहीं निकाल पाओगे सबसेक्शन 1 के हिसाब से आप वैल्यू? जहां पार्टीज रिलेटेड हो आपस में या प्राइस सोल कंसिडरेशन ना हो तो वहां तो आपको रूल्स के पास जाना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और एक इसके अंदर पॉइंट ये है कि सबसेक्शन 1 में या 4 में जो मर्जी लिखा हो,
जो सप्लाईज गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे, उसका वैल्यू कहता हम तब वैसे निकालेंगे जैसे हम बताएंगे। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। क्या आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही हैं? द टर्म पर ये वाली जो आप पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन है सारी, इसमें ना एक वर्ड यूज हो रहा है रिलेटेड पर्संस भी, पर्संस हु आर एसोसिएटेड इन द बिजनेस ऑफ वन अनदर, ये भी रिलेटेड होते हैं आपस में। इन दैट वन इज द सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनर हाउएवर डिस्क्राइब्ड ऑफ द अदर शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड। मतलब क्या होता है, मान लो एक आदमी का सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी एक आदमी डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ एक ही आदमी का सामान डिस्ट्रीब्यूट करता है वो सारा, या उसका सोल एजेंट है, तो जब ये सोल एजेंट सोल डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, ये भी आपस में आपके क्या बन जाते हैं, रिलेटेड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ सर्कुलर हैं जी हमारे यहाँ पे जो हमने यहाँ कवर किए हुए हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। पहला सर्कुलर, ये सर्कुलर मैंने आपके मेन नोट्स में ना टैक्स वाले पॉइंट के अंदर ही लिखा हुआ है, जहां टैक्स वाला पॉइंट है ना पहला 15(2)A है जहां, वहां ये सर्कुलर मिलेगा आपको। इट इज क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग वैल्यू TCS अंडर द इनकम टैक्स एक्ट वुड नॉट बी इंक्लूडेबल। देखो होता क्या है TCS में, जो आदमी सेल कर रहा है ना, मैंने आपको इनकम टैक्स में TCS का एग्जांपल दिया था, याद करो, स्क्रैप सेलर वाला, कि एक आदमी एक फैक्ट्री वाला कबाड़ बेच रहा है, तो कबाड़ी जब आएगा फैक्ट्री में, तो जो फैक्ट्री वाला होगा वो कबाड़ के पैसे तो लेगा ही लेगा जो बेच रहा है, साथ में उससे टैक्स भी कलेक्ट कर लेता था TCS। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि इनकम टैक्स वालों को ये डर होता है कि जो ये कबाड़ी आदमी है, ये कबाड़ लेके तो जा रहा है, लेकिन कल को जब ये बेचेगा पता नहीं हमें इनकम डिस्क्लोज करे ना करे। ये TDS का उल्टा है। TDS में क्या होता था, जो पे कर रहा होता था वो पैसे काट लेता था सामने वाले के। TCS में क्या होता है, जो आदमी पैसे पे कर रहा है वो साथ में और पैसे पे करता है सामने वाले को। बताओ मेरे इस एग्जांपल में फैक्ट्री वाला पैसे पे कर रहा है या वो कबाड़ वाला? कबाड़ वाला, क्योंकि वो कबाड़ खरीद रहा है फैक्ट्री वाले से। तो फैक्ट्री वाला क्या बोल रहा है, कबाड़ के पैसे भी दे और साथ में टैक्स भी दे। अब यहां रौला पड़ गया कि यहां जो सेलर है फैक्ट्री वाला, वो कबाड़ के पैसे भी ले रहा है और TCS भी ले रहा है। जब GST जाके पढ़ा, GST में लिखा हुआ था सारे टैक्सेस के ऊपर वैल्यू के ऊपर GST लगेगा। रौला पड़ गया, रौला पड़ गया। तो इसका आंसर क्या निकाला है सर्कुलर ने, कि सर ये तो इंटरिम लेवी है, ये कोई टैक्स फैक्ट्री वाला लेके अपनी जेब में नहीं डाल रहा, ये तो आगे पे तो वैसे सारे टैक्सेस करने होते हैं मोस्टली, लेकिन ये तो सामने वाले की लायबिलिटी थी, टैक्स लायबिलिटी। तो इस TCS को प्लीज कहां शामिल ना करना, वैल्यू के अंदर शामिल ना करना। ये 15(2)A से रिलेटेड सर्कुलर है, पढ़ के देख लो। कहता है ये तो टैक्स ही नहीं है एक्चुअल में, तो इनकम टैक्स थोड़ी कलेक्ट होता है सामने वाले का कभी, क्योंकि इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है। पर उन्होंने वो मैकेनिज्म ऐसा बना रखा है इनकम टैक्स में कि उनकी टैक्स की चोरी ना हो, बट दिस इज नॉट अ टैक्स जो उससे लेके, समझ रहे हो मेरी बात, वो क्या कहना चाह रहा है सर्कुलर में। अगला पॉइंट सुनना, अब सर्कुलर नंबर 92 2019 का सुनिए जरा ध्यान से। अब ये वाला पॉइंट भी, ये पॉइंट मैंने शायद चैप्टर के एंड में रखा होगा, जहां आपका मेन चैप्टर है उसके एंड में कहीं पढ़ा होगा, गौर से सुनिएगा। मेरे को ये बताओ, जो अभी हमने ये पढ़ा सारा, ये सारा टॉपिक डिस्काउंट्स का है। एक तो होगी प्री डिस्काउंट, प्री और एट द टाइम, और एक होगी पोस्ट डिस्काउंट। इस पोस्ट डिस्काउंट को ये सेकेंडरी डिस्काउंट्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसके साथ लिख देता हूं, जो ये वाली डिस्काउंट्स हैं जो बी में हम पढ़ के हटे अभी, इनको हम क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी डिस्काउंट्स। इनको बोल देते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट्स। यस और नो? अब सेकेंडरी डिस्काउंट्स को लेके कुछ और सर्कुलर है, आइए जरा क्या बोलते हैं। कहता सेकेंडरी डिस्काउंट्स आर द डिस्काउंट्स, वैसे उसे बोल रहा है विच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई।
तो ये तो दूसरी वाली होगी ना जो पता ही नहीं है पहले। और आर ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई इज ओवर, यस और नो? एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। जब सप्लायर सेल करता होगा तब इनवॉइस बनाता होगा कि ये पैसा ड्यू हो रहा है मेरा, मुझे दो। बाद में जब ये डिस्काउंट्स देता होगा, बाद वाली, इवन चाहे ये वाली क्यों ना हो, ये वाली जो भी हमने पढ़ी है, कोई ना कोई कागज तो बनाता होगा। क्या इनवॉइस बनाता होगा दोबारा? नो, इनवॉइस तो पहले बन चुका। अब सप्लाई थोड़ी हो रही दोबारा, अब तो सिर्फ डिस्काउंट्स हो रही हैं, कागज तो बनेगा। क्या कागज बनेगा, किसी को आइडिया हो? कोई सोर्स डॉक्यूमेंट बताओ जो सप्लायर यहां पे बनाता होगा। या हिंट देता हूं, सप्लायर यहां पे रेज करता होगा कोई डॉक्यूमेंट, रेज। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट पढ़ते थे ना हम कंसेप्ट्स अकाउंट्स के अंदर, भाई यहां भी आएंगे वो सारे कंसेप्ट्स। अब देखना ये आप क्या आंसर देते हो, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, सोच के बोलना सप्लायर क्या रेज करेगा। क्रेडिट नोट। मैंने आपको ना सीए फाउंडेशन में बड़ा सिंपल एग्जांपल बताया था कि जो आपने दूसरी पार्टी को करना है अपनी बुक्स में, वही वाला नोट इशू कर दो। बताओ, सप्लायर ने जब सेल किया होगा तब उसे डेबिट किया होगा रेसिपिएंट को, आज जब डिस्काउंट दे रहा है तो रेसिपिएंट को क्रेडिट करेगा, तो क्रेडिट नोट इशू होगा। हाँ कि ना? अब अगली बात सुनना ध्यान से। हमारे जीएसटी लॉ में ना आगे वो जो सेक्शन 30 से आगे जो सेक्शन है 30, 31, 31 से 30 तक तो रजिस्ट्रेशन है। 31 में ना इनवॉइसेस वगैरह वाले चैप्टर हैं जो हम पढ़ भी रहे थे, इनवॉइस। तो 31 से आगे 32, 33, 34 इन सेक्शंस में ना कागजी कार्रवाई की बातें की हुई हैं। तो इन्हीं कागजों में, इन्हीं सेक्शंस में जिक्र किया हुआ है डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स का। अब हमारा जीएसटी लॉ पता क्या बोलता है, हर जगह पे आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं रेज कर सकते हो, क्योंकि हमारे जीएसटी लॉ ने ना डेबिट नोट क्रेडिट नोट वहां यूज करने के लिए बोला है जहां जीएसटी का एडजस्टमेंट्स होना है। एक ना कंफ्यूजन आ गई लोगों के मन में, जीएसटी लॉ ने तो वो वाले बता दिए कि कहां कहां डेबिट नोट रेज करना है, कहां कहां क्रेडिट नोट रेज करना है। ऑब्वियसली वो तो वो वाले केस कवर करेंगे ना जहां जहां जीएसटी का एडजस्टमेंट होना है। चलो मान गया। अब प्रॉब्लम क्या आ गई भाई, जीएसटी एडजस्ट नहीं कर रहे आप, मान रहा हूं मैं, सेकेंडरी डिस्काउंट्स पे जो पहले से नहीं पता थी, लेकिन कागज तो बनेगा। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं मैंने डिस्काउंट देने हैं, ठीक है अब मत करो जीएसटी एडजस्ट, मान लिया, पर डिस्काउंट देने से थोड़ी रोक सकते हो। जीएसटी लॉ की इतनी ताकत थोड़ी है कि वो ये बोलते डिस्काउंट नहीं देना। जीएसटी लॉ ये तो बोल सकता है डिस्काउंट दे दो पर मैं जीएसटी एडजस्ट नहीं करूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? अब डिस्प्यूट क्या हो गया, अगर कोई सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है जो जीएसटी के हिसाब से एडजस्टेबल नहीं है, वहां क्रेडिट नोट तो बनाएगा, हां कि ना? तो पहला क्वेश्चन तो ये उठा कि जहां जीएसटी एडजस्टेबल ही नहीं है, क्या क्रेडिट नोट बन भी सकता है? तो इसका आंसर इन सर्कुलर वालों ने दिया कि हाँ यार, वो कमर्शियल क्रेडिट नोट है उनका, वो बनाने से थोड़ी रोक लोगे आप उन्हें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पर साथ में सर्कुलर ने ये क्लियर कर दिया, सिर्फ इसका नाम क्रेडिट नोट हो जाने से हम आपको जीएसटी नहीं एडजस्ट करके देंगे जब तक आप हमारे सेक्शन नंबर 15(3)(b) की कंडीशंस पूरी नहीं करते। क्या आपको मेरी कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी बना लो डॉक्यूमेंट, हमें उस पर तकलीफ नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपका फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी वैल्यू को एडजस्ट नहीं करवा पाएगा। पढ़ के देखो, सर्कुलर की लैंग्वेज समझ में आ रही है? फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट्स कैन बी इशूड, कोई दिक्कत नहीं है, इवन इफ द कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत नहीं है। सच सेकेंडरी डिस्काउंट शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड, जब तक कि वो कंडीशंस पूरी ना हो। दोनों बातें क्लियर होगी कि आप कर लो इशू, मुझे दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन मैं आपको वैल्यू नहीं एडजस्ट करके दूंगा जब तक आप किसकी शर्तें पूरी नहीं करते। 15(3)(b। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लैंग्वेज क्लियर है? जहां मेन नोट्स हैं इसको काफी डिटेल में दिया हुआ है, यहां शॉर्ट में लिखा हुआ है।
अगर वहां थोड़ी बहुत एक आधी लाइन ना वहां पे थोड़ी कंफ्यूजिंग लिखी हुई है, थोड़ी उसकी ना इंटरप्रिटेशन अलग निकल जाती है, तो अगर वहां आप तंग हो रहे हो यहां से पढ़ लेना, बस यहां शॉर्ट में लिखा हुआ है, बस क्रक्स यही है। दो बातें सर्कुलर ने मेन क्लियर की हैं कि एक तो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा मैं अलाउ नहीं करूंगा वैल्यू में से जब तक आप कंडीशंस पूरी नहीं कर लेते। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? दूसरा सर्कुलर इसमें जो क्लियर करता है वो बात करता है स्टैगर्ड डिस्काउंट्स की। स्टैगर्ड डिस्काउंट्स के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, जैसे इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, कि जैसे जैसे आप मेरा परचेज वॉल्यूम बढ़ाते रहोगे मैं डिस्काउंट रेट बढ़ाता रहूंगा, यानी स्लैब्स फिक्स कर ली, इतने से इतने क्वांटिटी परचेज करोगे तो मैं इतना डिस्काउंट दूंगा, अगर इससे ऊपर क्वांटिटी जाएगी मैं इतना डिस्काउंट दूंगा, इसे स्टैगर्ड डिस्काउंट बोलते हैं। या और डिस्काउंट है बाय मोर सेव मोर, जितना ज्यादा बाय, ऐसा ना शोरूम्स में भी होता है कई बार कि आप इतने तक की शॉपिंग करोगे हम इतना डिस्काउंट देंगे, आप इतनी शॉपिंग करोगे तो हम डिस्काउंट और बढ़ा देंगे, होता नहीं होता, उनकी बातें कर रहा है। कहता ये सारी, इवन इसके अंदर वो भी आ गई, कहता कोई पोस्ट सप्लाई वॉल्यूम डिस्काउंट दे रहे हो, यानी ये ना, क्योंकि पोस्ट सप्लाई वॉल्यूम डिस्काउंट्स हैं, क्योंकि शुरू में तो पता नहीं, देखो आप तो सोच रहे हो B2C, अगर आप B2B में सोचो वहां तो हो सकता है आज अभी परचेज एक हुई है पर उसने 6 महीने का टाइम दिया हो कि अगर 6 महीने के अंदर इतनी इतनी परचेज करोगे तो मैं रेट बढ़ा दूंगा, तो आज तो वो कॉन्टिजेंट होगी, लेकिन क्या एग्री पहले ही होगी? क्या एग्री पहले ही होगी? अगर एग्री पहले ही होगी तो क्या 15(3)(b) की शर्त अगर पूरी हो गई, क्या यहां पे वैल्यू का एडजस्टमेंट मिल जाना चाहिए? यस। आगे तो वो शर्तें लिखी हुई हैं कि इन्हें एक्सक्लूड कर देना, प्रोवाइडेड क्या आईटीसी वगैरह का रिवर्सल वो कर ले सामने वाला, और 15(3) की शर्तें पूरी कर ले, वही है 15(3) की वही शर्तें हैं सेम। मैं तो यही कहूंगा 15(3)(b) की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लो, उसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको क्लियर है? और लास्ट सर्कुलर यहां पे जो हमारे पास है वो सर्कुलर बात करता है BFBC टू अ बैंकिंग कंपनी। ये ना वहां भी था जहां एग्जाम्पशन थी हमारी BFBC वाली, वहां पे भी सर्कुलर दिया हुआ था। इसमें मैंने शॉर्ट में क्लियर कर दिया कि भले ही BFBC बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बीच में रखा जाता है, लेकिन बैंकिंग कंपनी ही यहां पे सर्विस प्रोवाइडर मानी जाती है। और बैंकिंग कंपनी जीएसटी बताओ कितने पे करती है? यहां सिंपल एग्जांपल याद रखिएगा, बैंक बोलता है ए कस्टमर मैं तुझसे 102 रुपए ले रहा हूं, लेकिन बड़ी ट्रांसपेरेंसी से ले रहा हूं, 100 रुपए इसमें मेरे, 2 रुपए तो BFBC को दे दूंगा मैं आगे। अब ये भी तो वैसा ही केस बन गया कि मैं आगे पे कर रहा हूं, तो क्या जीएसटी वाले जीएसटी छोड़ देंगे? नो, 102 पे जीएसटी चार्ज होगा, भले ही 2 रुपए आपने आगे पे करने, उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम वही कंसेप्ट है। कहते हो तो एक बार डायग्राम से क्लियर कर देता हूं, ये बैंक है, ये कोई कस्टमर है, और ये BFBC है। हो सकता है ये इसके पास गया हो, फैसिलिटेट तो ये करवा रहा है ना बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, लेकिन जो बिलिंग होगी, बिलिंग कौन करेगा सर्विस की? बैंक करेगा 100+2 और 2 रुपीज यहां दे देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? और ये नहीं, इनमें नहीं कोई आपस में चार्जिंग होगी, क्योंकि BFBC अलाउड नहीं है कस्टमर से चार्ज करे। BFBC को कहां से आना है? बैंक से आना है। अब समझ में आ रहा है? तो सर्कुलर ये क्लियर करता है बेटा 102 पे जीएसटी लगेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि 2 रुपए तो बैंक जी मैंने आगे दे देने इसलिए मैं सिर्फ कितने पे जीएसटी चार्ज करूंगा? 100 रुपीज। दिस इज रॉन्ग। कोई दुविधा मन में? संकट? पक्का क्लियर है? समझ आ रहा है चैप्टर अच्छे से? एक काम करता हूं, साथ में चैप्टर खोलता हूं, या आज घर से ट्राई करके आओगे, मैं डाउट्स पूछूं कल आपसे, क्योंकि मैं थोड़ी सी एग्जाम्पशंस का आगे आपको होमवर्क दे देता हूं। अभी फिलहाल हम 10-15 मिनट एग्जाम्पशंस कर सकते हैं। मेरे को बताइए इसका क्वेश्चन कर लोगे घर पे? पक्की बात करना यार, आज सारे एग्जाम्पल्स ट्राई कर लेना, पेपर में इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको पक्का। आपके इस अटेम्प्ट में आया था, नवंबर के अटेम्प्ट में आया था वैल्यू का? हुआ कि नहीं हुआ कि गलती होगी? छोटी मोटी गलती हुई थी, अब चेक करना उसको भी क्या गलतियां हुई थी। अब हमने जितना कवर किया है
मैंने कोई बायस्ड वे में नहीं पढ़ाया उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन मेरे माइंड में भी नहीं है। ये देखना कि हमने जितना लॉ समझा आज प्रॉपरली उसके बेस पे करके देखना, क्योंकि कई बार मैं वही कह रहा हूँ छोटी छोटी चीजों में बस क्लैरिटी कम होती है, लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया होता, हमारे पॉइंट गलत हो जाते। जो चीज हम पेपर में जाके गलत करेंगे उससे बेटर ये है ना पहले उसकी प्रैक्टिस कर लो, गलती का स्कोप ही नहीं रहता कोई। और प्लीज इस चैप्टर में नोट्स जरूर लिख के आइएगा पेपर में प्रॉपरली। अगर आप कुछ भी ऐड कर रहे हो या लेस कर रहे हो उसके साथ ब्रैकेट में लिखना लेफ्ट साइड पे पर्टिकुलर्स में नोट 1 नोट 2, और जितना हो सके सेक्शन वाइज बता के आना, क्योंकि ज्यादा तो है नहीं। 15(2), 15(3), 3 का ए कौन सा है, प्री सप्लाई वाला डिस्काउंट, और दूसरा कौन सा है, पोस्ट वाला, जो एग्रीड पहले हो, एग्रीड पहले हो, यस और नो। और 15(2) में क्या क्या है, ए में टैक्सेस अदर देन जीएसटी, बी में जहां पे सप्लायर लायबल टू पे था रेसिडेंट ने पे कर दिया, यही है ना बी। हाँ, सी कौन सा है, कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, और अच्छा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कब लिए जा रहे हैं, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। डी कौन सा है, सब्सिडीज अदर देन, नहीं इंटरेस्ट है, मैं वही कह, इंटरेस्ट और लेट फी वगैरह। और ई पॉइंट कौन सा है, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस अदर देन बाय सीजीएसटी, एलए नहीं है यहां पे, यानी एलए के द्वारा दी गई सब्सिडी वैल्यू का पार्ट बनेगी, वैल्यू का पार्ट बनेगी। चलिए एक काम करता हूं, कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था जीएसटी की एग्जम्पशंस का, ध्यान है आपको कि नहीं ध्यान, पढ़ के तो आए नहीं होगे मेरे हिसाब से आप। देखो उस चैप्टर को इतना लाइटली भी मत लो, 4-5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ गया तो पढ़ा होगा तो ही हो पाएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। एंट्री 1 थी, एक तो पढ़ने के लिए दी थी मैंने जो आपको, इसमें एक ये हॉस्टल अकोमोडेशन वाला पॉइंट दे रखा है। हॉस्टल अकोमोडेशन वाले ने ना 1000 रुपीज वाला पॉइंट लगा रखा है, वो 1000 रुपीज वाला ना होटल्स वगैरह पे लगता है, होटल गेस्ट हाउस या कोई भी ऐसी लोकेशन, तो जहां 1000 रुपीज पर डे से ज्यादा का वैल्यू नहीं होता या उसके बराबर होता है तो वहां जीएसटी नहीं लगता, तो ये वाला पॉइंट उससे रिलेट किया हुआ है, आप पढ़ लेना एक बार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंट्री 14 है ये, ठीक है, उसका मैंने लिंक दे रखा है साथ में। ये वाली जो सर्कुलर है ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये पहले ही हमने सप्लाई वाले चैप्टर में कवर किया हुआ है, डोनर्स वाला, ठीक है, काफी लंबा चौड़ा इसके बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। सेकंड एंट्री मैंने डिस्कस कर दी थी। थर्ड एंट्री एक बार सुन लो, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार सुन लो, प्योर सर्विसेज। प्योर सर्विसेज में इन्होंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस छोड़ दी, हालांकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी सर्विस होती थी पर इस पॉइंट ने छोड़ दी। प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गौर कीजिए, अभी तक मैं पढ़ रहा था सीजी, एसजी, यूटी, एलए, ये सर्विस दे रहे होते थे अभी तक, आज पहली बार क्या आया है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, यानी दे आर रेसिपिएंट। और यहां देखना फ्लो में ओवरफ्लो हुआ पड़ा है, सीजी, एसजी, यूटी, एलए, जीए, जीई, ये दो वर्ड और आगे, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी। वैसे तो अगर आपको याद हो कल एक पॉइंट मैंने गवर्नमेंट एंटिटी से रिलेटेड भी बताया था एग्जाम्पशंस के अंदर, कौन सा पॉइंट था वो, जहां पे वो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत वाली सर्विसेज कर रही थी गवर्नमेंट एंटिटी, अथॉरिटी थी, ओके, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पॉइंट दोनों, ठीक है, शायद जल्दी गवर्नमेंट एंटिटी भी आ जाए यहाँ, क्योंकि वैसे भी एग्जाम्पशंस दे ही रहे हैं इनको, तो अभी गवर्नमेंटल अथॉरिटी लिखा हुआ है वहां पे वर्ड, क्या क्या पॉइंट्स आगे वहां देखो, वो पॉइंट था सीजी, एसजी, यूटी, एलए, या तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी वाली सर्विसेज दे रही हैं तो वो तो नीदर नॉर में था, और अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी दे रही होंगी तो एग्जाम था, यहाँ पे जो मैंने कल एंट्री पढ़ाई थी 2, और यहाँ पे क्या पॉइंट है, यहाँ वर्ड एक्सप्लेन कर रखे हैं, जीए क्या है और जीई क्या है। जीए कहता है वो अथॉरिटी या बोर्ड है जो पार्लियामेंट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है और या फिर गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है। अगर आप देखो गवर्नमेंट एंटिटी में भी यही लिखा हुआ है, चेक करो, इतना क्लियर है, यस और नो।
आगे लिखा हुआ है विद 90% और मोर पार्टिसिपेशन, और ये बनाई क्यों है अथॉरिटी, टू कैरी आउट द फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ म्युनिसिपैलिटी और टू अ पंचायत, और यहां पे भी वही है, पर यहां लिखा हुआ है 90% और मोर टू कैरी आउट एनी फंक्शन इंटरेस्टेड बाय सीजी एसजी यूटी एलए। देखा जाए ना, जो गवर्नमेंट एंटिटी का डेफिनेशन है वो ज्यादा ब्रॉड है, क्योंकि इसमें सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम है, बस वहां ऊपर म्युनिसिपैलिटी या पंचायत के फंक्शंस करने उस अथॉरिटी ने, ऊपर वाली ने, और नीचे वाली जो एंटिटी है उसने वो सारे फंक्शंस करने हैं जो सीजी एसजी यूटी एलए बताए। एक बार रीड कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशंस पर पढ़ लेना, छोड़ना मत। और मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी भी सर्विसेज इनको प्रोवाइड करी गई हैं, ऊपर लिखा हुआ है इन रिलेशन टू एनी पंचायत वाली एक्टिविटी या इन रिलेशन टू एनी म्युनिसिपैलिटी वाली एक्टिविटी, तो इनको भी आगे सर्विसेज लेनी पड़ती हैं भाई। आगे पब्लिक को जो सर्विस देनी है, गवर्नमेंट भी आगे आउटसोर्स करती है बहुत सारी चीजें, तो गवर्नमेंट अगर किसी से सर्विसेज ले रही है ये सारी सर्विसेज आगे देने के लिए, तो दीज आर ऑल्सो एग्जम्प्ट। पर सिर्फ किसको एग्जम्प्ट किया हुआ है, प्योर सर्विसेज। पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार लैंग्वेज पढ़ लेना, मतलब ये ना हो कि छोड़ ही दो। पॉइंट नंबर 3 के बाद एनालिसिस का पढ़ लेना यार सारा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 के बाद ये जो पॉइंट 2 है ना ऊपर वाला, ये चाहे छोड़ देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो है ना पॉइंट लिखा हुआ है सारा इग्नोर, पॉइंट 2 इग्नोर कर देना, चाहे इसमें आप लैंग्वेज में थोड़ा उलझ जाओगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। ये 3A एंट्री भी पढ़ लेना एक बारी। ये इन्होंने इसके बाद ना 3A एंट्री बाद में ऐड करी, सारी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम है इसकी भी, बस इसके अंदर इन्होंने कॉम्पोजिट सप्लाई को भी एग्जम्प्ट किया। ऊपर तो कॉम्पोजिट सप्लाई को छोड़ दिया था ना, पर इसमें इन्होंने शर्त रखी कि भाई जहां पे गुड्स का जो वैल्यू है वो सर्विस के टोटल वैल्यू के 25% से क्रॉस नहीं कर रहा, वहां हम एग्जम्प्ट कर देंगे। यानी प्योर सर्विस ऊपर एग्जम्प्ट होगी, जहां गुड्स और सर्विसेज इकट्ठे हैं और गुड्स की वैल्यू किससे नहीं क्रॉस कर रही, 25% ऑफ टोटल वैल्यू, उसे भी एग्जम्प्ट कर देंगे। लैंग्वेज सिमिलर है, पढ़ लेना। 4 और 5 हमारी हो ही चुकी, 6 भी हमारी हो चुकी। 6 को तो ध्यान से पढ़ लेना, इसके साथ मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। देखो जो इंपॉर्टेंट वाली है ना, मैं उसके साथ स्टार लगाई जाता हूं, फर्स्ट के साथ भी स्टार लगा लेना। देखो चाहे मेरा एनालिसिस पार्ट सारा याद ना करना, लेकिन जो एंट्री मेन लिखी हुई है ना उसको एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लेना। अब जैसे ये एंट्री 6 का भी एनालिसिस पार्ट ना काफी बड़ा लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लेना, समझ रहे हो। ये सर्कुलर इधर उधर के और छोटी छोटी बातें मैंने इकट्ठी की हुई हैं यहाँ, ज्यादा डिटेल में मत जाना, पर एंट्री 6 की लैंग्वेज अच्छे से क्लियर कर लेना। चलो आगे, एंट्री 7 भी हमारी हो चुकी। सामने अगर एग्रीगेट टर्नओवर छोटी वाली बिजनेस एंटिटी है, इसको अभी पढ़ लेना एक बारी। एंट्री 8, ये तो पता क्या है, आपस में सीजी सीजी एसजी एसजी यूटी यूटी एलए एलए आपस में जैसे मर्जी सर्विसेज दे जाए, एग्जम्प्ट है। एंट्री 8 में पढ़ लोगे। एंट्री 9 वो वाली है जहां सामने बिजनेस एंटिटी तो बड़ी होती थी सरकार के सामने, लेकिन सर्विस की वैल्यू छोटी होती थी 5-6 रुपए तक की, तो एग्जम्प्ट होती थी। 9A छोड़ देना, 9A भी छोड़ देना, ये दोनों फीफा फूफा वाली थी, अपनी जरूरत है इनकी। 9B कुछ नेपाल भूटान वाली हैं, ठीक है। नेपाल भूटान से को अगर आप कुछ ट्रांजिट कार्गो भेज रहे हो, लैंडलॉक्ड कंट्रीज बोलते हैं इन्हें, क्योंकि लैंड से जुड़ी हुई हमारे साथ, तो नेपाल भूटान अगर सामान भेज रहे हो वो एग्जम्प्ट है, ठीक है। एक 9C पढ़ लो, 9C के साथ में मैं लगा देता हूं, नहीं इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्विस बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी टू सीजी एसजी यूटी एलए और एनी पर्सन स्पेसिफाइड बाय सीजी एसजी यूटी एलए इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इज एग्जम्प्ट। जरा पहले मुझे बताओ, ये 9C में सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, सिर्फ ये बताओ। 9C में सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट एंटिटी, हाँ कि ना, और रेसिपिएंट कौन है। एक बात बताओ, नीचे लिखा हुआ इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, कौन किसको ग्रांट दे रहा होगा, गवर्नमेंट ग्रांट दे रही होगी गवर्नमेंट एंटिटी को। सोचो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है रेसिपिएंट वो होता है ना जो जेब से पैसे दे रहा होता है, तो अभी आपने बोला रेसिपिएंट तो सीजीएसजी है, एक्चुअल में ना रेसिपिएंट ये यहां पे क्या करवा रहे होंगे ना, ग्रांट देके कोई ऐसा काम करवा रहे होंगे जो यही कह रहे होंगे करो, तो वहां तो फिर एक तरह से गवर्नमेंट ग्रांट थोड़ी दे रही है, एक तरह से ग्रांट उस चीज के लिए दे रही है जो उन्होंने खुद ही करना है। पर इस सर्विस को भी क्या कर रखा है, एग्जम्प्ट। नहीं तो आपके मन में ये डाउट आ सकता था, सर ग्रांट को एग्जम्प्ट क्यों कर रहे हैं, ग्रांट में तो वैसे ही जीएसटी नहीं होता, लेकिन ये ग्रांट फॉर अ कंसिडरेशन होगी एक तरह। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो।
एंट्री 9D की लैंग्वेज पढ़ लो, सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम, वृद्ध आश्रम कौन रन कर रहा है? सीजीएसजी या कोई एंटिटी जो 12AA में रजिस्टर्ड है, और किसको दे रही है? रेजिडेंट्स 60 साल या उससे ज्यादा, जिसकी कंसिडरेशन कितने रुपए पर मंथ पर मेंबर है? 25,000 रुपीज पर मंथ, रहना पीना खाना सब उसी के अंदर है, यानी 25,000 रुपए पर महीना पर बंदा, उसका सारा रहना पीना खाना सब बीच में आ गया। वैसे काफी हाई अमाउंट है ये 25,000 रुपए पर ये अप टू है ना, अगर उससे नीचे तो भी एग्जम्प्ट है, पर शर्त क्या है? ये वृद्ध आश्रम कौन रन कर रहा हो? सीजीएसजी या 12AA वाली एंटिटी। अगर कोई प्राइवेट बॉडी वृद्ध आश्रम बनाएगी तो वो चाहे 25,000 से कम भी ले रही हो तो भी उस पर जीएसटी लग जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये एंट्री 10 एक बार पढ़ लेना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें ना जितने भी ये ओरिजिनल वर्क्स करवा रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबको घर होना चाहिए, सबको पक्के घर होने चाहिए, तो उसके लिए घर बनाने की तो सर्विस लेनी पड़ेगी ना किसी से, तो उससे रिलेटेड जितने भी लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सरकार इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना लेबर कॉन्ट्रैक्ट कि भाई ये बना के दो। कौन सी योजना के अंडर ये सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना। समझ आ रही मेरी बात? उसमें जितने भी ओरिजिनल वर्क्स हैं, ओरिजिनल वर्क्स का मीनिंग दे रखा है, उसको पढ़ लेना, इससे रिलेटेड जितने भी प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो एग्जम्प्ट हैं, और काफी हैवी अमाउंट होगी इसकी, क्योंकि बल्क में बनते ना। यस और नो? एंट्री नंबर 10A इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, ये है आपकी बुक में 10A। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज ने सर्विस सप्लाई करी है, कंस्ट्रक्शन इरेक्शन कमीशनिंग इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रा फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर और द एग्रीकल्चरिस्ट। यानी किसान भाई को वो चाहिए थी, क्या नाम है, इंफ्रा चाहिए था इसका इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहां से लेके वहां तक उन्होंने एक यूटिलिटी कंस्ट्रक्ट करी है सारी, तो वो उससे रिलेटेड जो भी चार्जेस हैं वो एग्जम्प्ट है। सुन रहे हो? ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यार, छोटे छोटे पढ़ लेना इनको, इतना मतलब एक बार रीडिंग कर लेना, इनमें से अगर आ भी गया 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा यार, भेंट कर देना और क्या, अगर ना भी याद हुआ, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा इस पर इतना टाइम आप लगाओ, मैं सिर्फ उस पर कहूंगा टाइम आप ज्यादा लगाना जो मैं स्टार लगवाऊंगा, बाकी चीजें थोड़ी बहुत रीड करके रख लो, ज्यादा टाइम आप इसका एग्जाम वाले दिन मत लगाना इस पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि इस पे कोई 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ी आएगा इस पॉइंट पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ ये हो सकता है 6 पॉइंट सारे ऐसे आ जाएं जो वो बात अलग है। एक 12 नंबर पे स्टार लगा लो, रेंटिंग ऑफ अ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस। अब जितने भी घरों में आप ये टू लेट के बोर्ड देखते हो सारे यहां एग्जम्प्ट हो गए, क्योंकि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हो और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट हो, एग्जम्प्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? काफी ब्रॉड एग्जाम्पशन है, और कमर्शियल में नहीं ये एग्जाम्पशन मिल पाएगी। जहां रेजिडेंशियल बिल्डिंग है पर कमर्शियल यूज हो रही है वो भी एग्जम्प्ट नहीं है, और जहां बिल्डिंग ही कमर्शियल है और वो रेजिडेंशियल के लिए भी यूज हो रही हो वो भी एग्जम्प्ट नहीं है। दोनों चीजें कंडीशनें पूरी होनी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पंडित जी की सर्विस एग्जम्प्ट है। इसके अलावा ना एक ये रिलीजियस प्लेसेस जो होती हैं जनरल पब्लिक के लिए, जैसे मंदिर वगैरह होते हैं, जो मंदिर गुरुद्वारे, वहां पे भी आपको पता होगा कोई ना कोई रिलीजियस सेरेमनी, कोई भोग है या कोई बर्थ का कोई पाठ करवाना, कुछ भी है, ऐसे होते रहते हैं, तो उसका वो रेंट लेते हैं, अमाउंट लेते हैं, वो भी एग्जम्प्ट है। पर शर्त क्या है? ये किसके द्वारा चल रहा हो, मैनेज किसके द्वारा हो? 12AA वाली एंटिटी या कोई ट्रस्ट वगैरह जिसको इनकम टैक्स में एग्जम्पशंस मिली हुई हैं। लेकिन इसमें भी इन्होंने कुछ बातें लिख रखी हैं कि अगर ये जो एंटिटीज हैं, अगर ये लोग मैनेज कर रहे हैं, ये लोग 12AA वाले और ये सारे, इनमें हम कहता तभी ये रेंटिंग को एग्जम्प्ट करेंगे अगर चार्जेस कुछ ज्यादा ही नाजायज ना हो। जैसे रूम का जो चार्ज है वो 1,000 रुपीज और मोर पर डे से एग्जम्प्ट ना हो, नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री, यानी ऊपर लिखा कुछ भी अप्लाई नहीं होगा इन वाले केस में। कमरे का किराया कितने से ऊपर ना हो, 1,000 रुपीज और मोर। प्रेमिसेस कोई हॉल वगैरह का रेंट कितना ना हो, 10,000 रुपीज पर डे और मोर। और अगर कोई शॉप्स वगैरह, कई बार देखते हो ना मंदिर गुरुद्वारे के आसपास उनकी संस्था की शॉप्स वगैरह होती हैं, उन्हें भी रेंट पे चढ़ाया होता है, अगर उसकी रेंटल फिगर मंथली 10,000 और मोर है तो एग्जम्प्ट नहीं हो पाएगा, वरना रेंटिंग एग्जम्प्ट है इनकी। पढ़ लेना इसकी लैंग्वेज भी एक बार। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं अब इसके ऊपर, ये आपकी रीडिंग करने वाली चीजें हैं।
अब तो मतलब क्या है कि खुद थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करना और कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 14 ये पढ़ लेने के बाद वही 1000 रुपीज पर डे वाला पॉइंट है, जो जितने भी होटल शोटल हैं सब इसमें आते हैं। पहले इसमें वो डिक्लेयर टैरिफ यूज करते थे, अब वैल्यू ऑफ सप्लाई यूज करने लगे हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई तो आज ही पढ़ा है हमने। बताओ ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में जीएसटी शामिल हुआ होगा या बिना जीएसटी की बात करेंगे? बिना जीएसटी। भाई ये 15 नंबर एंट्री के साथ तो तारा लगा लो अच्छे से। कौन सी है सर ये? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ये तो इंपॉर्टेंट है बहुत। यस और नो? फटाफट डिस्कस करता हूं इसको। याद रखिएगा पैसेंजर से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो 15 नंबर एंट्री है इसने सिर्फ 3 पॉइंट कवर किए हैं 15 नंबर एंट्री ने। पहले ये 3 कवर कर देता हूं। पहले तो हवाई यातायात की बात करो। यहां पे मैंने शॉर्ट बनाया था ट्रिपल एम बसंत। ट्रिपल एम बसंत, ट्रिपल एम तो वही है मनी मिजो और मेघालय, मनी मिजो मेघालय। ट्रिपल एम ये बसंत में एक बी है बगडोगरा, बगडोगरा इन वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल में एक जगह का नाम है बगडोगरा। ए से वही है असम और एक से ए से अरुणाचल प्रदेश, स से सिक्किम, न से नागालैंड, त से त्रिपुरा। इन जगहों में या तो फ्लाइट आ रही है या इन जगहों से फ्लाइट जा रही है एग्जम्प्ट। यहां की हवाई यातायात को थोड़ा प्रमोट किया हुआ है, यानी बाय एयर फ्लाइट। यहां वर्ड लिखा हुआ है इन्होंने एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन। या तो वहां से स्टार्ट हो रही है या वहां एंड हो रही है फ्लाइट, जीएसटी नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और इसका एनालिसिस क्या लिखा है मैंने? जनरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर इज नॉट एग्जम्प्ट, पर ट्रिपल एम बसंत से बाय एयर आओ या वहां जाओ सब एग्जम्प्ट है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में जो कवर होता है वो कवर होता है जी नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज। अब मेन नोट्स में आप पढ़ लेना, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बहुत अच्छे से समझा रखा है। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वो होता है जहां पैसेंजर्स के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे मैंने कहा था कि हम अपनी बस लेके आपको कोई ट्रिप पे लेके जाएं, तो दैट इज नॉट अ स्टेज कैरेज। वो बस फिर स्टेज कैरेज नहीं है। स्टेज कैरेज वो होती है जहां स्टेजेस के पैसे लिए जाते हैं। जैसे अगर एक बस पटियाला से दिल्ली जा रही है तो वो राजपुरे की भी सवारी बिठा लेती है, वो अंबाला की भी सवारी बिठा लेती है, पानीपत की भी सवारी बिठा लेती है, तो उससे चार्जेस लेती रहती स्टेज वाइज। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में ऐसे नहीं कहीं भी रोक के किसी को चढ़ाते, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी को बस लेके जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, जहां भी एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज आ गया एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, आपने एक एसी टैक्सी कर ली अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए, ये रेंट पे नहीं लिया आपने, वो लेके जा रहा है आपको, घुमा के लेके आएगा, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ये टैक्सेबल है। एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हमेशा टैक्सेबल है, पहली बात तो ये याद रखो। हाँ कि ना? एक बात और ध्यान रखना, जो ये रेडियो टैक्सी होती है ना, रेडियो टैक्सी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है। क्योंकि रेडियो टैक्सी में क्या होता है, आप बैठते हो और फिर ये थोड़ी ना कि सवारी चढ़ाना शुरू कर देता है या उतारना शुरू कर देता है, वो रास्ते में जहां तक आप कहते हो वहां तक लेके जाता है वो, और आपके चार्जेस लेता है। अब लॉ मेकर को यहां रेडियो टैक्सी से भी बड़ी खुंदक है, पता नहीं क्यों। रेडियो टैक्सी को कहीं भी एग्जम्पशन नहीं है पूरे जीएसटी लॉ में, चाहे वो एसी वाली हो चाहे वो नॉन एसी वाली हो, क्योंकि यहां लिख दिया नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी। यानी सारे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कवर कर लूंगा पर रेडियो टैक्सी नहीं कवर करूंगा, और सारे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज भी सिर्फ कौन से कवर करूंगा? नॉन एसी। इतना ही नहीं, हटता नहीं लॉ मेकर, कहता इसमें भी अगर आप एक नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज लेते हो टूरिज्म पर्पस के लिए, टूर के लिए या कोई चार्टर के लिए, हायर के लिए, हायर ही कर लिया आपने नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, मैं उसे भी एग्जम्प्ट नहीं करूंगा। जैसे याद करो एमएस धोनी वाला मैंने एग्जांपल दिया था, जहां वो जिप्सी रेंट पे ले लेते हैं, वो नॉन एसी थी, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज भी थी, पर हायर पे ही ले ली, खुद चला के लेके जा रहे थे, दैट इज नॉट एग्जम्प्ट। अब आप कहोगे सर कमाल है, एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज छोड़ दिए, नॉन एसी भी, चार्टर वाले, हायर वाले, टूर वाले। इसका मतलब सर अगर आप एक बस लो और उसे हमें टूर पे लेके जाओ और उस बस पे एसी ना हो, पहली बात कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, नॉन एसी है, लेकिन क्योंकि टूर के लिए यूज हो रहा है ये भी एग्जाम नहीं है।
जो भी वो पैसे लेगा। फिर सर किसे कवर करना चाहते हो, एग्जाम्पशन किसे देना चाहते हो वो बताओ। आप ना मुंबई साइड जाओ कभी, वहां ना काली पीली टैक्सी होती है, काली पीली, हम उसे काली पीली टैक्सी बोलते हैं, काली पीली ब्लैक और येलो, उसमें एसी नहीं होता। अगर मान लो आप उसको रोकते हो और बोलते हो मुझे यहां से यहां छोड़ दे यार, मुझे बैंड्रा छोड़ दे, वो छोड़ देगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है, नॉन एसी है, चार्टर नहीं है, हायर नहीं है, टूर नहीं है, ये एग्जाम्प्ट है। सोच लो, ये प्योर ट्रांसपोर्टेशन है, एसी लगा नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, टूर पे नहीं जा रहे। हालांकि तुम चाहे घूमने ही आए हो वो बात अलग है, पर उसे थोड़ी टूर पे लेके जा रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? हाँ कि ना? पढ़ के देख लो पॉइंट। रेडियो टैक्सी में एसी लगाओ या ना लगाओ, रेडियो टैक्सी ऑलवेज टैक्सेबल, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। सर वो देखना पड़ेगा, आप ना घर जाके रेडियो टैक्सी की डेफिनेशन पढ़ना, रेडियो टैक्सी की डेफिनेशन पढ़ना, उसमें वो जीपीएस यूपीएस वाली भी चीजें होती हैं। तो रेडियो टैक्सी की डेफिनेशन में मेरे हिसाब से वो काली पीली टैक्सी वगैरह नहीं कवर होगी, या काली पीली अगर कवर हो रही हुई तो नॉर्मल कोई टैक्सी सोच लो आप, जिसमें एसी ना लगाओ और आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ो, बस जैसे ऑटो होता है ना, ऑटो, ऑटो जैसा बस आप एक टैक्सी सोच लो कि शहर में चला रहा है आदमी टैक्सी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो चीज है। और तीसरा पॉइंट क्या है? नॉन एसी स्टेज कैरेज। स्टेज कैरेज वही जैसे बस होती है जो मैं बता रहा हूं ना, स्टेज वाइज आपसे पैसे ले लेती है, और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इसमें पैसेंजर्स के साथ कि हम किसी को चढ़ाएंगे नहीं, किसी को उतारेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो रास्ते में मिला उसको उठा लेंगे, और जो रास्ते में गिरना गिर जाए, स्टेज वाइज पैसे लेंगे बस हम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस पॉइंट से देखो क्या आपको लगता है, जितनी भी नॉन एसी बसेस चल रही हैं, जितनी भी नॉन एसी बसेस चल रही हैं, कोई जीएसटी नहीं उस पर। लेकिन अगर आप वॉल्वो में बैठ गए, आप मर्सिडीज की बस में बैठ गए जिसमें एसी लगा हुआ है प्रॉपर, वहां पे क्या लग जाएगा? जीएसटी। एक तो मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई का तो होमवर्क है ही है, वो तो आपको ध्यान में है ही, वो पढ़ना है। एक प्लीज आपने ये वाली एंट्री 15 का पूरा एनालिसिस पढ़ के आना है, ठीक है? रेडियो टैक्सी का मीनिंग ये दे रखा है मैंने, जीपीएस जीपीआरएस वगैरह होता है इसके अंदर, प्रॉपर टू वे ट्रैकिंग सिस्टम होता है, टू वे रेडियो कम्युनिकेशन होती है। मुझे नहीं लगता काली पीली टैक्सी में ये सब कुछ होता है, वो तो देसी सी टैक्सी होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सुनो मेरी बात, ये पढ़ना सारा, और एक चीज और पढ़ के आना, पॉइंट नंबर 17 भी इसी से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। कल मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर खत्म करा दूंगा, और इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन बनाते हैं इसका, कि एक आदमी टूर पे निकला अपनी फैमिली के साथ, पहले उसने एयर टिकट बुक करवाई, फिर उसने वहां से एयरपोर्ट से घर तक जाने के लिए, होटल तक जाने के लिए टैक्सी बुक करी, फिर एंड में पूछेगा बताओ किस किस पे जीएसटी लगेगा, पूरी स्टोरी पूरा घुमाने लग जाएगा आपको क्वेश्चन, तो वहां एंजॉय ना करने लग जाना कि नाइस क्वेश्चन, नाइस नाइस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कर लोगे आज ये काम या कल मुझसे डांट खाओगे? वैल्यू के सारे क्वेश्चन मेरी बुक के भी और स्टडी मटेरियल के भी कर लेना, छोड़ के मत आना, मैं बता रहा हूं, कंप्लीट करो इसको सारे को। कल थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, जो अगर आप कहोगे कि ये डिस्कस करना है वो कोई दिक्कत नहीं है, पर कर अच्छे से लो यार, ठीक है जी? तो आज हम इतना रखते हैं, आगे देखते हैं कल क्या करना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।